हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ज्योमेट्रिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे। तो जीपी में अब तक अपन जीपी का जनरल टर्म और जीपी का एसएन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का अपना, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी एंड उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। एकदम सेम टू सेम नोट्स आपके जैसे एपी में थे ना, पहले एपी का पढ़ा जनरल टर्म, फिर एसएन ऑफ एपी, फिर एपी की प्रॉपर्टीज और एएम के बारे में पढ़ा। सेम टू सेम वैसे ही नोट्स चल रहे हैं, है ना। जबकि जब दूसरी बार जब पढ़ोगे ना तब देखोगे कि एकदम सेम टू सेम नोट्स चल रहे हैं। तो वैसे हमने जीपी का देख लिया, एनएफ टर्म, एसएन, इनफाइनाइट जीपी इसमें एक्स्ट्रा था तो वो देख लिया, डिफरेंट टाइप की सीरीज देख ली। नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी अभी काफी हद तक मिलती जुलती मैंने सीक्वेंस में सेम रखी है। जैसे वहां पर क्या होता था एपी में कि शुरुआत से और लास्ट से सिमेट्रिकल टर्म्स अगर लेते थे तो उनका सम सेम होता था, है ना, कि पहली और लास्ट का सम, दूसरी और दूसरी सेकंड लास्ट का सम सेम होता था। यहां प्रोडक्ट सेम होता है, यहां पर प्रोडक्ट सेम होता है। अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो मैंने कहा कि भैया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ऐसे ही nth टर्म। तो जीपी की क्या खासियत होती है कि T1 इंटू टी एन बराबर T2 इंटू टी एन माइनस वन, ऐसे T3 इंटू टी एन माइनस टू, ये सेम आता है। और ये सभी किसके बराबर आते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, जो कि ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म क्या है जीपी की a और लास्ट टर्म क्या है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो अगर आप T1 इंटू टी एन निकालते हो तो वो आपका आएगा a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टर्म की बात करो T2 की, तो T2 होगा ए आर स्क्वायर और उधर से सेकेंड लास्ट टर्म का होगा a इंटू आर की पावर n माइनस टू। इससे r कम होगा, है ना, मतलब एक पावर इससे कम होगी। तो वैसे ही आप देखो T2 इंटू टी एन माइनस वन का प्रोडक्ट करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर और r की पावर n माइनस टू यहां से, और सॉरी सेकंड टर्म में मैंने आर स्क्वायर ले लिया ना, आर स्क्वायर थोड़ी आएगा, सेकंड टर्म में आर आएगा, आर, है ना, वरना वही पावर सेम नहीं आ रही थी। तो देखो वैसे ही आर की पावर n माइनस वन आ रहा है, n माइनस टू प्लस वन, तो ये सभी सेम आएंगे। तो जीपी में ये प्रॉपर्टी होती है कि शुरुआत से कोई भी टर्म उठा लो, उसी पोजीशन में लास्ट से उठा लो, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है और फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, if each term of the GP is multiplied by or divided by some zero same number non-zero number, then the resulting sequence is also GP। AP में आपको याद हो तो AP में ये होता था कि एक AP दी हुई है, अगर उसमें मैं K ऐड कर दूं सब में तो भी वो AP रहती थी, K सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी वो AP रहती थी, और उनका कॉमन डिफरेंस भी वही रहता था, बदलता नहीं था। लेकिन K से मल्टीप्लाई करते थे तो भी वो AP रहती थी, लेकिन कॉमन डिफरेंस K टाइम्स हो जाता था, और डिवाइड करते थे के से तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता था, डिवाइड बाय के हो जाता था, डी बाय के, लेकिन फिर भी वो एपी रहती थी। मतलब एपी में चाहे जोड़ो के, चाहे घटाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, तो वो एपी ही रहती थी। जीपी में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हो जैसे मान लो ये एक जीपी है, A1 A2 A3 AN एक जीपी है। अगर मैं इसमें के ऐड कर दूं सब में, या सब में के घटा दूं, तो ये दोनों जीपी नहीं आती, ये दोनों जीपी नहीं आती। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा एक जीपी है 3, 6, 9, 12, है ना, सॉरी ये थोड़ी जीपी है, 3 के बाद 6 तो 6 के बाद 12 फिर 24, ये एक जीपी है। अगर मान लो मैंने कहा इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो 4, 7, 13, 25, ये थोड़ी एक जीपी है, ये तो कोई जीपी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो 1 की जगह मैंने बोला यार ऐसा करो, 1 की जगह आप -1 कर दो, तो 2, 5, 11, 23, ये भी कोई जीपी नहीं है। ठीक है, कोई डेटा ही फॉर्चुनेटली ऐसा हो कि उसमें कुछ नंबर जोड़ने पर या घटाने पर कुछ आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इन जनरल ये जीपी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको यार ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6, 12, 24, 48, ये भी एक जीपी है। या मैं बोलूं उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 3/2, 6 मतलब 3, 12 मतलब 2 करोगे तो 6, 12, तो भी एक जीपी है। तो भैया अगर जीपी को के से मल्टीप्लाई कर दोगे या के नंबर से डिवाइड कर दोगे, ऑब्वियसली के नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। के सिर्फ इसके लिए नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी नॉन जीरो होना चाहिए।
है ना, क्योंकि एपी में सिर्फ डिवाइड करते वक्त के जीरो नहीं हो सकता था, मल्टीप्लाई के जीरो कर सकते थे, क्योंकि सारे टर्म 0 0 0 0 बन जाएंगे तो वो एपी होती थी, बट जीपी के टर्म 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ के से आप मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर ये जो दोनों है ये जीपी रहेगी, ये जीपी रहेगी। आप देख भी सकते हो, अगर इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म का रेशो देखूं तो वो आएगा के से के कट जाएगा a2/a1, ऐसे के से के कट जाएगा a3/a2, तो वो तो वही आ रहा है जो इसका आ रहा था। ऐसे ही इसमें भी अगर इसको इससे डिवाइड करोगे के से के कट जाएगा, तो ये जीपी तो आएगी ही आएगी, और साथ ही साथ इसका जो कॉमन रेशो है वो भी वही रहेगा जो इस जीपी का कॉमन रेशो था। मतलब जो ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशो है ना, वही कॉमन रेशो आपका इस वाली जीपी का भी रहेगा, जिसको आपने नई जीपी बनाया है एक के से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। बट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो जरूरी हो जीपी, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दो जीपी दे रखी है, ठीक है भाई, दो अलग अलग जीपी दे रखी हैं, उन दोनों जीपी को ऐड करा, फिर सब्ट्रैक्ट करा, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड करा। ऐड कैसे करा या सब्ट्रैक्ट कैसे करा या मल्टीप्लाई कैसे करा? करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, जैसे इसकी पहली टर्म को पहली टर्म में ऐड करा, या पहली टर्म को पहली में सब्ट्रैक्ट करा, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में। इसीलिए अपन बोल रहे हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू जीपीस। अब एपी में क्या होता था, दो एपीज को ऐड करते थे और दो एपीज को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो रिजल्टेंट एपी ही रहता था। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन पे ऐसा नहीं होता था। वहीं जीपी में उल्टा है, जीपी में दो जीपी को ऐड करो या दो जीपी को सब्ट्रैक्ट करो, तब जरूरी नहीं है वो जीपी हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो हमेशा ही होगा। अब कोई भी एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक जीपी ले ली 2 4 8 16 इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने ले ली एक जीपी 1 3 9 27 इस तरह से। अब अगर आप इनको ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड, तो क्या आएगा? 3 7 17 43, तो क्या ये जीपी आई? नहीं आई। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 -1 -11 इस तरह, क्या ये जीपी आई? नहीं आई। लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 2 12 72 इस तरह से, तो आप देख सकते हो ये जीपी आएगी 6, और यहां से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ऐसे ही डिवाइड करके। तो देखो, कोई भी चीज गलत होती है ना, गलत, उसको हमें काउंटर एग्जांपल से बता देते हैं कि देखो जी ये गलत है, तो ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे मान लो तुम अपने घर वालों के सामने कितना ही वो शरीफ बनो कि भैया हमने नहीं, पापा ऐसे नहीं करा, मैं वैसे नहीं करा, मैं सुधर गया हूं, है, या अपने दोस्तों सहेलियों के सामने, नहीं बेबी अब मैं बदल चुका हूं, ऐसे हूं, है, नहीं, कुछ भी कर लो, अगर सामने वाले ने तुम्हारा एक एग्जांपल बता दिया कि ये देख कल रात को ही तू यार ऐसे कर रहा था, है ना, कल ही तुम मुझसे बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे बात नहीं करते, है ना, तो गलत चीज को तो एक काउंटर एग्जांपल से ही दे सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो। तो जब ये दोनों जीपी नहीं है तो हम काउंटर एग्जांपल से ही बोल सकते हैं देखो जी यहाँ जीपी नहीं है, इसका मतलब हमेशा जीपी नहीं है। लेकिन सच साबित करने के लिए इतना आसान नहीं होता कि तुमने एक दिन ईमानदार बन के दिखा दिया कि आज मैं ऑनेस्ट हूं, देख लो भाई आज मैंने किसी से बात नहीं करी है, आज मैंने ये दिखा दिया ये एग्जांपल, तो इट मींस कि वो आप हमेशा के लिए बोल सको, है ना। सत्य को साबित करना इतना आसान नहीं है, गलत साबित करने के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो, है ना, तो सच को साबित करने के लिए आप ऐसे एक एग्जांपल से नहीं बोल सकते, उसको हमें जनरलाइज प्रूव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यार, अगर मान लो ये एक जीपी है, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। जैसे मान लो AR1 स्क्वायर AR1 क्यूब, है ना, इस तरह फर्स्ट टर्म ए ले लिया। ऐसे ही दूसरी जीपी का मैंने फर्स्ट टर्म बी ले लिया और उसका कॉमन रेशो R2 ले लिया, BR2 स्क्वायर R3 कहां से आ गया, BR2 क्यूब, है ना, इस तरह से। अब आप देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? AB, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? AB R1 R2, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? AB R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा AB R1 क्यूब R2 क्यूब, है ना। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई करके नया सीक्वेंस आया है उसका अगर मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा? R1 R2। सिमिलरली इसका थर्ड का और सेकंड का रेशो निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा? R1 R2।
सिमिलरली फोर्थ और थर्ड का निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा R1 R2। तो इससे ये साबित होता है कि भैया ये दोनों तो जीपी नहीं है बट ये जीपी है, ये जीपी है, और इसका जो कॉमन रेशो आएगा वो क्या आएगा R1 इंटू R2। R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 क्या है, R1 इसका कॉमन रेशो है और R2 दूसरे जीपी का कॉमन रेशो है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉमन रेशो आएगा नई जीपी का, जो इनको मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन की जाएगी। सिमिलरली अगर आप डिवीजन में निकालोगे तो रेशो आएगा R2 बाय R1। अगर मतलब इसको उससे डिवाइड करोगे तो R1 बाय R2, या जो मैंने ये दिखा रखा है तो इसके हिसाब से आएगा R1 बाय R2। तो ये भी एक जीपी आएगी बट इस जीपी का कॉमन रेशो क्या होगा R1 बाय R2, R1 बाय R2। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर दो जीपीज हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और एक नई जो सीक्वेंस आएगा वो भी एक जीपी होती है, बट उस जीपी का कॉमन रेशो उन दोनों के कॉमन रेशो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसे ही उनको डिवाइड करके अगर नया सीक्वेंस बनाएं तो वो भी एक जीपी होती है और उसका कॉमन रेशो R1 बाय R2 होता है। लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे वो जीपी नहीं होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखो सेम टू सेम पॉइंट चल रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो वहां पर भी एपी में हमने ये बताया था कि अगर 3 नंबर हैं आपको मानने हैं तो आप इस तरह मान सकते हो a प्लस डी और a माइनस डी। और ऐसा नहीं हम हमेशा ये मानते थे, हम जनरली a प्लस डी a प्लस 2d से भी करते हैं, बट आपको एक स्पेशल नोट लिखाया था भैया ऐसा मानना कब बेनिफिशियल होता है, जब उनका सम दिया जाए, सो दैट सीधा a आ जाएगा d उड़ जाएगा। वैसे ही कभी भी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपको जीपी में मानने पड़े तो आप इस तरह भी एज्यूम कर सकते हो। बट सर वही बात, इसका फायदा कब है, इसका फायदा कब है? तो ऐसा इसका फायदा तब है कि इफ प्रोडक्ट इज गिवन, इफ प्रोडक्ट इज गिवन, जब प्रोडक्ट गिवन हो तब तो ऐसा मान ही लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, देखो प्रोडक्ट करोगे तो a बाय आर इंटू ए आर, आपका डायरेक्ट a क्यूब आ जाएगा, r हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा a आंसर आ जाएगा। तो इस ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो जिसने एपी पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया उसमें क्या फायदा था, वैसे ही इसमें। तो कभी भी आपको 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जीपी में मानने हो और प्रोडक्ट गिवन हो स्पेशली, तो आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, अब इसमें 3 टर्म में तो ठीक है, लेकिन जब 4 टर्म मानोगे और अगर आप यही पैटर्न लोगे तो या तो आगे जाएगा चौथा टर्म या इसके पीछे जाएगा, तो फिर पिक्चर में तो आर तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ही वहां पे भी तो था, वहां पर भी हम जब 4 नंबर मानते थे तो आपको याद हो हम बीच में ए नहीं लेते थे, हम कहते थे ए से पीछे एक नंबर ले लो और ए से बाद में एक नंबर ले लो। फिर इनमें गैप आ गया 2D का, तो फिर अगला लेते थे a प्लस 3D और पिछला लेते थे a माइनस 3D, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है जब हम ऐड करें तो उसमें a ना आए, सो d ना आए। वैसे ही यहां पर भी जो हमारा पर्पज है कि प्रोडक्ट में r ना आए, तो यहां पर सेंटर में a लेने का फायदा नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक नंबर लिया ar और एक नंबर लिया a बाय आर। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगला नंबर ar स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो, ar को a बाय आर से डिवाइड करते हो, तो कॉमन रेशो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, कॉमन रेशो क्या आएगा r स्क्वायर। तो अगला नंबर r स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा और इससे पिछला नंबर r स्क्वायर से डिवाइड करके आएगा। तो 4 नंबर आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, 4 नंबर ऐसे एज्यूम कर सकते हो। सिमिलरली 5 नंबर चाहिए तो बीच में आप a से ले सकते हो, क्योंकि 2 उधर 2 इधर। तो जब भी ओड नंबर चाहिए हो तो सेंटर में a ले लो, r आगे आगे चलते जाओ, r पीछे पीछे डिवाइड करते जाओ। और जब भी इवन चाहिए हो तो एक a बाय आर और एक a ले लो, बट उसमें कॉमन रेशो r स्क्वायर हो जाएगा, तो अगला ar स्क्वायर अगला r स्क्वायर, ऐसे पिछला r स्क्वायर से डिवाइड करके आएगा। तो अगर मान लो आपको 6 नंबर चाहिए होते तो मैं क्या करता, पहला नंबर a बाय आर और इधर ar मान लेता। अब इसके आगे ar स्क्वायर, इसके पीछे a बाय आर क्यूब, सॉरी ar स्क्वायर नहीं r क्यूब, क्योंकि r स्क्वायर कॉमन रेशो है। फिर इससे अगला तो ar 5 और इससे पिछला a बाय आर 5। इस तरह से आप टर्म्स को एज्यूम कर सकते हो जब भी आपको प्रोडक्ट दिया जाए। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये यूजफुल कब है, जब प्रोडक्ट दिया जाए। दूसरा जो मैंने वहां पे भी नोट लिखाया था, है ना, सेम टू सेम नोट चल रहे हैं, अगर आप ढंग से शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आई होप आपको ये लगेगा दूसरी बार चीजें आ रही हैं वैसी सी, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोट 2 ये है कि भैया ए यहां पे फर्स्ट टर्म नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना जोश जोश में, वहां पे भी हम सॉल्व करके मुंह फाड़ देते हैं, या ए फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म, तो मुंह फाड़ के आंसर नहीं देना है, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म नहीं है। हमने जो टर्म्स माने हैं, अगर मान लो 3 टर्म्स माने हैं
तो फर्स्ट टर्म तो a बाय आर है, और अगर 4 माने हैं तो फर्स्ट टर्म तो a बाय आर क्यूब है, तो a इज नॉट अ फर्स्ट टर्म। इनफैक्ट कुछ केसेस में r भी कॉमन रेशो नहीं है, r भी कॉमन रेशो नहीं है, नॉट ऑलवेज, हमेशा r भी कॉमन रेशो नहीं है। कैसे? जैसे अब ये वाला केस है, इसमें तो r कॉमन रेशो है, लेकिन जब ये वाला केस है, ये इसमें कॉमन रेशो क्या है? आर स्क्वायर। इसमें कॉमन रेशो क्या है? आर स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है, हम टर्म्स मान लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आर का आंसर 2 आ गया, तो मुंह फाड़ के बोल देते हैं कॉमन रेशो 2 आ गया, पर पता चलता है हमने टर्म्स ऐसे माने थे तो कॉमन रेशो आर स्क्वायर आना था, तो 2 नहीं आना था, 2 का स्क्वायर 4 आना था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां अक्सर हम कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ऐसे नंबर्स मानने का फायदा क्या है, वो बता दिया आपको, और ऐसे नंबर मान के क्या गलती हो सकती है वो भी बता दिया। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाँ, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी एपी में नहीं थी, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें कि अगर टर्म्स जीपी में हैं, अगर टर्म्स जीपी में हैं तो उनके लॉग वैल्यूज एपी में होंगे, उनके लॉग वैल्यूज एपी में होंगे। कैसे? देखो, अगर मान लो a1 को आप a बोल दो, a2 को ar बोल दो, a3 ar स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से आप जीपी एज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैं log a1 लूंगा, log a1, तो log a1 तो हो गया log a, है ना। अगर मैं log a2 लूंगा तो a2 की वैल्यू क्या है? a इंटू आर, a2 की वैल्यू है a इंटू आर। अब आपको log की प्रॉपर्टीज पता होंगी, है ना, log की प्रॉपर्टी कि log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, log a प्लस log b। तो उस हिसाब से अगर आप इस पे प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये बन जाएगा log a प्लस log r, log a प्लस log r। सिमिलरली log a3 पे जब प्रॉपर्टी लगाओगे, मतलब a3 को लिखोगे आप पहले तो क्या? ar स्क्वायर, ar स्क्वायर। अब इस पे प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये आ जाएगा log a प्लस log r स्क्वायर, log r स्क्वायर। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर k अगर होता है तो ये k को आप आगे कुदा देते हो और ये आ जाता है k log a। क्या आ जाता है? k log a। तो जिन गरीबों को ये नहीं पता उन्हें मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं। अब यहां से 2 आगे आएगा तो ये आ जाएगा log a प्लस log a प्लस 2 log r, 2 log r। ठीक है भाई, तो इस तरह ये मामला चलता रहेगा। अब आप देखो इसका और इसका डिफरेंस देखो, ठीक है, ये मान लो t1 है और ये मान लो t2 है और ये मान लो t3 है। अब आप देखो t2 माइनस t1 करो, t2 माइनस t1, log a प्लस log r में से log a घटाओगे तो क्या आएगा? log r। ऐसे ही t3 माइनस t2 करोगे तो log a माइनस log a कट जाएगा तो 2 log r, और 2 log r माइनस log r, उसमें से भी log r कट जाएगा तो log r। तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मतलब अगर कभी भी कोई टर्म्स सीक्वेंस के टर्म्स एपी में हैं तो उनका log लेके वो टर्म्स किस में आ जाएंगे? जीपी में आ जाएंगे। ठीक है भाई, इन चीजों का ध्यान रखें। तो अभी अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें अपन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप पढ़ के ट्राई करें पहले तो, कि भैया सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, इज 19। तो 3 टर्म्स, मतलब जो पहला टर्म a1 a2 a3 है उनका सम दिया हुआ है 19, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। तो जैसे ही प्रोडक्ट दिया जाए तो हम ar स्क्वायर मानने से बेटर क्या प्रीफर करेंगे? a बाय आर, a और ar, ठीक है ना। तो मैंने कहा ऐसा करो, टर्म्स मान लो a बाय आर, a और ar। अब इनका क्या दिया हुआ है? पहले तो आपको दिया हुआ है सम, दिया हुआ है सम। तो पहली इक्वेशन तो ये आ जाएगी कि a बाय आर प्लस ए आर बराबर 19 दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा? a बाय आर इंटू ए आर, आर से आर चला जाएगा तो a क्यूब आ जाएगा, और a क्यूब कितना दिया हुआ है? 216। तो a क्यूब 216 मतलब a 6 आ गया, a क्या आ गया? 6, क्योंकि 6 का क्यूब 36 इंटू 6 216 आएगा, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा बहुत डेटा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ 6 की वैल्यू इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? यहां से 6 बाय आर प्लस 6 आर बराबर 19।
तो ये आएगा यहां से 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर बराबर 19r। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 बराबर 0। यहां से फैक्टराइज कर लो, 6 इंटू 6 36 चाहिए, तो 9 और 4 9 और 4 सम 13 प्रोडक्ट 36। ठीक है, 3r कॉमन आ गया, 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, 2r माइनस 3, तो 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2। यहां से दो आंसर आ गए, r बराबर 3/2 और 2/3, 3/2 और 2/3। तो भी तो r आया। आपसे क्या पूछा है, फाइंड Sn एंड ऑल्सो कंप्यूट S इंफिनिटी। ठीक, तो थोड़ी जगह बना ले भाई, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक, हाँ भाई। तो केस 1 है ना, केस 1 r बराबर आ गया 3/2 और a कितना है 6। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो देखो 3/2 माइनस 1 ये आएगा हाफ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 3/2 की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, क्लियर है। और केस 2 में जब r कितना है 2/3, तब Sn क्या आएगा, a तो अभी भी 6 ही है, a तो अभी भी 6 ही है, तो a इंटू r, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो 3 माइनस 2/3, नीचे 1/3 आएगा, ये 1/3 और वो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 6 18 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड S इंफिनिटी। अब देखो S इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम, तो वो तो तभी एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच हो। तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल इन द सेंस इस केस में वो वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा सम, जुड़ते रहेंगे। अब जैसे 6 में 3/2 करोगे तो 9, फिर इस तरह टर्म्स बढ़ते रहेंगे, तो सम क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर S इंफिनिटी क्या आएगा, इनफाइनाइट, या डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट डिफाइंड। और इस केस में S इंफिनिटी क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, तो 6 अपॉन 1/3, आंसर विल बी 18। ठीक है भाई, क्लियर है। तो बस a r इसका मानने का एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर जीपी में है और उनका प्रोडक्ट 216 है। तो भाई सेम ही केस है, आप देख रहे हो, सेम यही 216 वाला सीन बन रहा है, ये वाली इक्वेशन बनेगी कहां की, हाँ ये वाली। तो इसी को यूज कर लें। तो अगर नंबर हमने ए आर माने थे और इनका प्रोडक्ट 216 करा, तो ए आपका 6 आ गया, यहां से ए आपका 6 आ गया, है ना, ए क्यूब से। ठीक है जी। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम मतलब 3 नंबर है ना, तो पहले पहला और दूसरा इनका प्रोडक्ट करा, फिर दूसरा और तीसरा इनका प्रोडक्ट करा, फिर तीसरा और पहला इनका प्रोडक्ट करा, और इनका आपस में सम करा, है ना, जैसे सिग्मा अल्फा बीटा। बेसिकली अगर मैं क्वाड्रेटिक पढ़ी आपने, तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो के जोड़ों के प्रोडक्ट का सम, तो वो चीज बोल रहा है। और ये कितना है आपका 156। अब आप देखो a की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 36/r, 36r, यहां से r कट जाएगा, तो 36 बराबर 156। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 2 12 3 36, फिर 2 से जाएगा 3 3 3 13, तो ये आ गया भाई 3/r प्लस 3r प्लस 3, और 3 उधर जाएगा तो 3 13 माइनस 3 10 हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब ये क्वाड्रेटिक बन गई 3r² + 3 बराबर 10r। सारा मामला एक तरफ कर लो, 3r² - 10r + 3 बराबर 0। फैक्टराइज कर लो इसको, 3r² - 9r - r + 3 बराबर 0। 3r कॉमन आ जाएगा, r - 3 - r - 3 बराबर 0। अब r - 3 इंटू 3r - 1 बराबर 0। ठीक है भाई, रूट्स आ गए। हाँ भाई गरीबों, रूट्स आ गए बस। तो दो वैल्यूज आ गई r की। तो केस 1 r की वैल्यू कितनी आ गई 3, और केस 2 r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अगर r 3 है तो नंबर्स क्या आएंगे, पहला नंबर देखो। अब देखो यहां पर गलती क्या होती है, वही चीज हम जोश जोश में सोचते हैं a 6 है, तो a 6 को पहला नंबर बोल देते हैं कि ये 6 है, अगला 6 × 3 18, अगला 6 × 18 × 3 54। जैसे ही आप ये लिखते हो ये गलत है। तो गरीब आदमी ये गलती है, गरीब छोड़ो बड़े बड़ों से ये गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है भाई, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, क्या खास बात है। तो अब ध्यान रखिए यहां पर बार बार वो अलर्ट जो मैंने नोट लिखाया है कि ए फर्स्ट टर्म नहीं है। आपने टर्म्स कौन क्या एज्यूम करे थे, a/r 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 a/r। तो आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 6a/3 a/r a इंटू r। तो टर्म आएंगे 2 6 18। ठीक है ना। और अगर इसमें जाओगे तो वो आएगा 6/1/3 6 इंटू 1/3। तो बेसिकली वो उल्टा हो जाएगा 18 6 2। तो अगर सीक्वेंस पूछा हो ना कि जीपी बता दो जीपी, तब तो दो आंसर पॉसिबल है कि 2 6 18 और 18 6 2, है ना। जीपी तो अलग अलग है ये, लेकिन सिर्फ नंबर्स पूछे हैं तो फिर किसी भी ऑर्डर में लिख दो। बस नंबर्स क्या है 2 6 एंड 18, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी एस। अगेन 3 टर्म दिए हुए हैं और उनका सम दिया हुआ है आपको एस है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। अब देखो प्रोडक्ट सुनते ही फिर अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया यहां पर भी a/r a/r, है ना। ये गाना गाना है अपन को, a/r a/r, और ये बराबर दिया हुआ है 27। और यहां से r का सुपड़ा साफ, a³ बराबर 27। 27 को बेटा क्या लिख लोगे 3 की पावर 3, दोनों तरफ पावर सेम, तो a कितना आ गया 3। a की वैल्यू 3 आ गई भाई, हाँ जी आ गई। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। तो सम क्या होगा a/r, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, तो 3/r + 3 + 3r, ये आ गए। तो इनका सम पूछा है, इनका सम, लेकिन सम पूछा है एस है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस, मतलब एस क्या क्या वैल्यू ले सकता है। यहां गरीब आदमी सोचता है साला ये क्या बात हुई, क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। कुछ भी का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी रियल नंबर ले लेगा। बेसिकली आपसे ये पूछा, उसकी रेंज पूछी एक तरह से कि एस क्या से क्या हो सकता है ना, आप ऐसे समझो। तो सर उसके लिए तो इसको आप ऐसे देखो, थोड़ी सी शिकारी नजरें, है ना। यहां शिकारी नजरें चाहिए मेरे भाई, जो शिकारी नजरें तुम्हारी क्लास के बाहर एक्टिव होती है ना, वो मुझे यहां चाहिए थोड़ी सी। लेकिन उसके लिए गरीब आदमी को, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अगर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपको, वो पता भी है कि नहीं, वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ज्ञान की बात है ना, सबसे पहले कर लें ज्ञान की बात। जिनको, हालांकि जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं यहाँ, और उनको तो पता है कि भैया बेसिक मैथ्स के अंदर मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है आपको कि x + 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, एंड इक्वल टू 2 तब होता है जब x बराबर 1 हो। सिमिलरली x + 1/x 2 या 2 से छोटा, सॉरी ये तब है जब x पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव है तो x + 1/x 2 या 2 से बड़ा होता है हमेशा, और 2 तब होता है जब x 1 हो। एंड सिमिलरली जब x नेगेटिव हो, x क्या हो नेगेटिव, तो x + 1/x हमेशा -2 या 2 से छोटा है, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है जब x क्या हो -1। ये बातें कई बार आ चुकी हैं, ये रूटीन में आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, बेसिक मैथ से ही आपको बता रहे हैं। हालांकि इसका प्रूफ आप ग्राफ से भी कर सकते हो, या इस पोर्शन का प्रूफ AM GM से आप इसी चैप्टर में आगे जाके करोगे। अभी के लिए तो आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज पता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करें कि भैया सर इसमें पर मुझे ऐसा तो कुछ दिखा नहीं x + 1/x, है ना। वही कह रहा था शिकारी आंखें। ये शिकारी आंखें अगर ध्यान दें कि इनमें 3 कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा r + 1/r, और फिर ये +3 लिखा हुआ है ये वाला। तो अब आपको ये वाली फोटो दिखनी चाहिए भैया। हाँ, तो यहां से क्या बोल सकते हो, ये इसको t बोल दो प्यार से, है ना, प्यार की नजरों से इसको t बोल दो। तो t कहां से कहां, या तो t -2 से छोटा होता है सर,
या तो t माइनस 2 से छोटा है और या फिर t 2 या 2 से बड़ा होता है, यही बात है। अब इस t को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से, तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से 3t 6 या 6 से बड़ा हो गया, और यहां से 3t माइनस 6 है उससे छोटा हो गया। अब पूरा 3 इंटू टी प्लस 3, हमें तो s की रेंज पूछी है, t की थोड़ी पूछी है, s की पूछी है, तो s के लिए 3t तो आ गया, अब प्लस 3 और चाहिए, तो मैंने कहा 3 भी ऐड कर दो। दोनों तरफ ऐड करने से भी इनइक्वालिटी के कोई गुर्दे नहीं छिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐड कर दिया, तो 3t प्लस 3 मतलब क्या आ गया, s माइनस 3 या 3 से छोटा होगा। ऐसे यहां पर भी दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे तो 6 प्लस 3 9, मतलब s 9 या 9 से बड़ा होगा। तो यहां से आपकी s की रेंज आती है कि भैया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 होगा, यूनियन 9 से इन्फिनिटी होगा। तो ये वैल्यूज आपका s ले सकता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, if the roots of the cubic equation are in GP then prove that this। अब आप देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने एपी वाले में भी करा था, याद हो तो। वहां क्या करा था कि अगर आपको ये क्यूबिक दी है और रूट्स दिए हैं तो उनका सम पता है, और सम पता है तो मैंने a माइनस डी ए और a प्लस डी रूट माने थे, याद है आपको। सेम वैसे ही यहां पर क्यूबिक दिया है तो आपको प्रोडक्ट भी पता है, प्रोडक्ट भी तो पता है, तो क्यों ना मैं जो रूट्स हैं रूट्स वो ऐसे मान लूं a बाय आर ए आर। सर ये a कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि स्मॉल वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, मिक्स ना हो जाए, ठीक है ना, इसलिए लिया मैंने। तो मैंने कहा ऐसा करो कि ये 3 रूट्स पता है तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है मुझे। प्रोडक्ट करोगे r से r जाएगा तो क्या आएगा, a क्यूब आ जाएगा। प्रोडक्ट में r से r जाएगा, a क्या आ जाएगा, a क्यूब। और प्रोडक्ट क्या है, देखो सम होता है माइनस b बाय ए, फिर दो का सम c बाय ए, फिर माइनस d बाय ए। ये आपको पता होगा है ना, जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रखा होगा उन्हें ये पता होना चाहिए कि यार अगर 3 रूट है इसके अल्फा बीटा गामा तो उनका सम होता है माइनस बी बाय ए, सिग्मा अल्फा बीटा होता है प्लस सी बाय ए, फिर तीनों का प्रोडक्ट होता है फिर माइनस डी बाय ए, तो वो लगा दिया। अब यहां से देखो भैया ए क्या आ गया, माइनस डी बाय ए की पावर 1/3, मतलब एक रूट ही आ गया निकल के। और जब एक रूट ही निकल के आ गया तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा था, वहां पर भी a माइनस डी ए प्लस डी निकाल के तीनों का सम a बराबर कर दिया था माइनस बी बाय ए, वहां से a आ गया था, मैंने कहा था उठा के रख दो। सेम जस्ट लाइक सेम है ना, मतलब एक जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो जीपी में, वही चीज कि भैया अब ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको इसमें उठा के डाल दो। इसको इसमें उठा के डाल दोगे तो क्या आएगा, देखो a इंटू एक्स क्यूब, एक्स की जगह a रखोगे तो a क्यूब, तो ये a क्यूब ही आएगा पूरा का पूरा। हाँ भाई, तो वो आ जाएगा, ये एक बार a रख दो इसको ना, ऐसे देखो ऐसे, अभी एक बार a ही रखो इसको, a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये a क्यूब की जगह तो आप पूरा का पूरा माइनस डी बाई ए रख सकते हो, तो a इंटू माइनस डी बाई ए प्लस बी, a की जगह ये रख दो माइनस डी बाई ए की पावर 1/3, तो यहां से माइनस डी बाई ए की पावर 1/3 तो है ही, और उसकी पावर 2 भी है, तो क्या आएगा 2/3। ऐसी प्लस सी माइनस डी बाय ए की पावर 1/3 प्लस डी बराबर 0, ये आया। ठीक, अब देखो a से a कट गया और ये माइनस डी से डी कट गया, लो जी खत्म कहानी। तो ये देखो क्या आ गया, ये आ गया b इंटू माइनस डी बाय ए की पावर 2/3, इसको उधर ले जाओ, माइनस सी इंटू माइनस डी बाय ए की पावर 1/3। सर उसको उधर क्यों ले गए, क्योंकि देखो कंडीशन तो वैसे यही आ गई, आंसर तो यही सही है, लेकिन जो प्रूव कर रहे हैं उसमें पावर 1/3 2/3 हमें कहीं नहीं दिख रही। सो वी विल थिंक अबाउट क्यूबिक, कि इसको क्यूब कर दिया जाए, और क्यूब सीधा करेंगे तो a प्लस बी का क्यूब लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको उधर भेज दिया कि इसका क्यूब और इसका क्यूब अलग अलग हो जाएगा, कहानी खत्म है ना। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखने पड़ते हैं। अब मैंने कहा क्यूब कर दो दोनों तरफ, अगर मैं b का क्यूब करूंगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा b क्यूब। अब देखो इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो वो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस डी बाय ए का होल स्क्वायर। ऐसी माइनस सी का क्यूब करूंगा तो माइनस सी क्यूब आएगा, और उसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा माइनस डी बाय ए। अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, तो बी क्यूब डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर माइनस सी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस डी बाय ए। अब आप देख सकते हो एक डी से एक डी कट गया, एक ए से
एक ए कट गया और यहां से इसको उसके घर भेज दो तो ये आ गया बी क्यूब डी बराबर सी क्यूब ए। यही प्रूव करना था, हाँ जी यही प्रूव करना था, तो हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिमाचल प्रदेश हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ना, देखें ट्राई करें। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड बराबर डी की पावर डी टी, इस तरह दिया है। एबीसीडी जीपी में है तो एक्स वाई जेड के बाद ये टी भी आएगा, टी है ना, एक्स वाई जेड एंड टी आर इन, मतलब इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या नन ऑफ दीज, कि किसी भी प्रोग्रेशन में नहीं है। तो गरीब आदमी है ना, ऐसे क्वेश्चन शुरू में उन्हें समझ नहीं आता करना क्या है। तो आप ना, मैंने आपको एक बेसिक से एक चीज बताता रहा हूं, बेसिक से, कि कभी भी पूरे मैथ्स में है ना, शिकारी स्टेप दोबारा देख लें जो लोग पहले बेसिक नहीं पढ़े मुझसे, कि कभी भी आपको मैथ्स में समथिंग बराबर समथिंग दिख जाए तो आप उसको के मान लो। क्या मान लो? के। बस यही गेम है ना, और यही बादल तुम्हारे जीवन में बारिश करेंगे बेटे, बना लेना इनको। हाँ, तुम्हारी बंजर जमीन में है ना फूल उगाएंगे, तुम्हारे सर की बंजर खोपड़ी में ना ज्ञान के फूल उगाएंगे। तो क्या करें भैया, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड बराबर डी की पावर टी को के मान लो। अब सर मुझे बात करनी है एक्स वाई जेड की, तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि एक्स वाई जेड एक तरफ बच जाए, बाकी सब एक तरफ हो जाए। अब एक्स तो छत पे चढ़ा हुआ है ना, अगर यहां से मैं बात करूं कि ए की पावर एक्स बराबर के लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं एक्स नीचे उतर जाए और बाकी सब कुछ एक तरफ हो जाए, लेकिन एक्स तो ए की छत पे चढ़ा हुआ है कि भैया मैं तो नहीं उतरूंगा, है ना। तो अगर वो छत पे चढ़ा हुआ है तो छत से उतारने के लिए क्या तरीका होगा, है ना, छत से उतारने का क्या तरीका होगा। अब तुम छत पे चढ़े हो तो क्या तरीका होगा, कोई लोग भेज दे वहां से, है ना, सुंदर से, जैसे तुम लोगों को जाते हुए देखोगे तुम कूद पड़ोगे, है ना, उतरोगे नहीं, कूद ही पड़ोगे लिटरली, अरे बाबा अभी आ गया। तो वैसे ही किसी को छत से उतारना है ऊपर से, है ना, पावर से आगे लाना है, तो उसका क्या तरीका होगा, लोग ले लो, है ना, लोग भेज दो, मतलब जैसे रियल लाइफ में लोग भेज दो तुम छत से उतर जाओगे, वैसे ही यहां पर क्या कर लो, लोग ले लो। तो मैंने कहा दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना, लॉग ले लो, लॉग ले लो लिखा भाई, लैला नहीं लिखा, लैला लैला करके चिल्लाओगे। तो मैंने क्या करा, एक्स आगे आ जाएगा, और लोग सर लेंगे किस बेस से, है ना, किस बेस से, तो ऑब्वियसली मैं एक्स आगे जाता हूं तो मैं लॉग बेस ए से ले लूं, लॉग बेस ए से ले लूं, तो एक्स लॉग ए बेस ए और इधर लॉग के बेस ए। ठीक है जी। अब देखो लॉग ए बेस ए ये 1 होता है, जिनको पता नहीं है वो याद कर लें कि लॉग में प्रॉपर्टी होती है, इसे 1 बोलते हैं। तो एक्स एक तरफ आ गया जो हम चाहते थे, है ना, एक्स एक तरफ आ गया जो हम चाहते थे। क्यों भाई, हाँ तुम्हारे साथ भी यही होता है, लोग बाग आते हैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके चले जाते हैं, तुम अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो लोगों के चक्कर में, है ना। तो वही चीज है, यहां पर भी लोग आया, एक्स को उतार लिया नीचे, तो एक्स बराबर लॉग के बेस हो गया। सिमिलरली अगर आप समझ गए कि भैया बी की पावर वाई बराबर के है, यहां पर भी मैं लॉग बी से लॉग ले लूंगा, बेस बी से, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के बेस बी, जेड बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के बेस सी, और टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के बेस डी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आती है। हाँ ये चीज आप कर लोगे तो अब इसके बाद देखो क्या करना, थोड़ी जगह बना लूं मैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, है ना। हाँ भाई आप देखो कि अब कहानी में ये है कि अपन को ये पता है ए बी सी डी जीपी में है, ठीक। अब यहां से देखो एक्स बराबर क्या आ गया, एक ना लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखो इसीलिए बोलते हैं बेसिक मैथ्स या छोटे मोटे जो शुरुआत में चीजें पढ़ाई जाती है ना, कि वो मैथ्स में पूरी जगह यूज होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं तो एटलीस्ट आपको टू दी पॉइंट बातें बताओ। अब जो बच्चे लोग देख के छोड़ देते हैं तो भैया फिर ऐसी दिक्कत आती है जगह जगह। ऐसे कुछ बच्चे देखते हैं साइन कोस को देखते रास्ता बदल लेते हैं क्वेश्चन में साइन कोस दिखा, हाँ भी कट लो यहां से, पता नहीं क्या आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा महारत नहीं हासिल करनी तुमने, लेकिन एटलीस्ट टू द पॉइंट स्टैंडर्ड चीजें फॉर्मूले पता हो आपको। वैसे लोग में अब जैसे लॉग ए बेस बी की एक लॉग बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है, जिससे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग बी।
ठीक है ना। और ये बेस आप सी कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी मतलब ऑब्वियसली जब लोग डिफाइंड हो, है ना। अब मैं लोग में उसमें नहीं जा रहा, जिनको लोग पढ़ना है लोग की प्लेलिस्ट पूरी मैंने डाल रखी है, उस पर जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन आते हैं कि उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको log k अपॉन log a लिख सकता हूं भाई, log k अपॉन log a। सिमिलरली y को क्या लिख सकता हूं, log k अपॉन log b, log k अपॉन log b। ऐसे ही z को क्या लिख सकता हूं, log k अपॉन log c, log k अपॉन log c। और t को क्या लिख सकता हूं, log k अपॉन log d, log k अपॉन log d। ये सीन है। अब ना, अब यहां से गेम शुरू होता है कि भैया एबीसीडी जीपी में है, एबीसीडी जीपी में है, ठीक है। बस एक स्टेप और कर लो ना, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें। इधर देखो, इधर अगर ए बी सी डी जीपी में है तो भी आज ही आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि log a log b log c log d ये किस में होंगे, log a log b log c log d ये किस में होंगे, एपी में होंगे। ये किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। तो log a, इस पूरी एपी को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दूं log k से, अगर मैं इस पूरी एपी को एक नंबर से डिवाइड कर दूं log k से, तो भी तो रिजल्टेंट तो एपी में ही रहता है कि नहीं रहता, बोलो भाई। तो भी तो रिजल्टेंट एपी में ही रहता है कि नहीं रहता। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। मतलब दोबारा मैं ब्रीफ में बता दूं आपको, सबसे पहले हमने क्या करा, समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग दिया जाता है, के मान लिया। फिर मैंने कहा एक्स वाई जेड में बात करनी है, तो एक वन ऑफ द वे ये है कि मैं चाह रहा हूं कि एक्स एक तरफ हो जाए, बाकी सब एक तरफ हो जाए, ठीक है जी। फिर मैंने कहा ऐसा करो, उसको छत से उतारना है तो लोग ले लो। अब लोग किस बेस से ले लें, तो उस बेस से ले लो जिससे ये ए बेस ए खत्म हो जाए, इसमें बेस बी से, उसमें सी से, उसमें डी से। फिर ये क्वांटिटी आ गई। अब इसमें लोग ए बेस बी वाली प्रॉपर्टी लगा के उसको लोग ए अपॉन लोग भी लिख दिया, लोग ए के अपॉन ए, के अपॉन बी, के अपॉन सी, के अपॉन डी। अब मैंने कहा एबीसीडी जीपी में, और हमें पता है लोग ए लोग बी लोग सी लोग डी किसमें होंगे, एपी में। और एक एपी को किसी भी नंबर सेम नंबर नॉन जीरो से डिवाइड कर दो तो वो भी क्या रहती है, एपी। तो मैंने कहा लोग के से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या है, एपी। तो अब बस अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए जो आपने नहीं पढ़ी अभी, है ना, अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में, है ना। तो एक और बादल बना लें, वो ये कि अगर एबीसी एपी में हो, अगर एबीसी एपी में हो तो उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल किसमें होता है, एचपी में। किसमें होता है, एचपी में। एचपी मतलब यहां हिमाचल प्रदेश नहीं है भाई, यहां एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आगे जाके आप पढ़ोगे एपी जीपी के बाद अगला एचपी है ना, तो इसके बाद एचपी ही पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, छोटी सी इंफॉर्मेशन बीच में आ गई, वैसे क्वेश्चंस मिक्स्ड ही होते हैं। तो बस इतना अभी के लिए इतना जान लें कि अगर कोई 3 टर्म्स एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होता है, ठीक है भाई। चलिए, तो वैसे ही अब लोग ए अपॉन लोग के, लोग बी अपॉन लोग के, लोग सी अपॉन लोग के, लोग डी अपॉन लोग के किसमें आ गए, एपी में। तो इसके उल्टे, इसके रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड टी किसमें आ गए, एक्स वाई जेड टी किसमें आ गए, एचपी में। किसमें आ गए, एचपी में। क्लियर है। तो एचपी का तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन यूज हुई है कि अगर एबीसी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, तो वैसे ही जैसे मैंने कहा था सेम टू सेम नोट्स चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बाद अगला जो टॉपिक है अपना दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन एएम पढ़ा था, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन जीएम। अब अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, एन नंबर्स का एएम पढ़ा था। जरूरी नहीं है वो एपी में हो। फिर एन नंबर्स का एएम पढ़ा था अगर वो एपी में है, और उसकी क्या खासियत थी कि शुरू से और लास्ट से सिमेट्रिकल टर्म्स उठा लो, उनका एएम सेम होता है, बताया था ना। सेम ऐसे इसमें भी चलेंगे पॉइंट्स, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि अगर A1 A2 A3 AN N पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। सर यहां पॉजिटिव क्यों लिया, अभी बताते हैं। तो उनका जो जीएम होता है, क्या होता है, जीएम, वो ये होता है A1 इंटू A2 इंटू A3, सबका प्रोडक्ट कर दो, सबका प्रोडक्ट कर दो और पावर 1/n ले लो, पावर 1/n ले लो।
ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। जैसे मान लो मैंने कहा, कोई एग्जांपल ले लो, है ना, 1 2 4 हाफ 8, इनका जीएम निकालना है। तो इनका जीएम निकालना है तो क्या, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू हाफ इंटू 8, और इन टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। तो n, तो 1/n, तो 5 है तो 1/5। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, 4 8 32 आ गया, 32 की पावर 1/5। अब 32 क्या है, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो यहां से ये पावर उड़ा के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका जीएम आ जाएगा, ये आपका जीएम आ जाएगा। और एक चीज और, यहां पर नंबर्स जरूरी नहीं है एपी में हो, जरूरी नहीं है एपी में और मे नॉट बी इन, सॉरी एपी क्या, जीपी में, मे और मे नॉट बी इन जीपी। कि मतलब जरूरी नहीं है नंबर जीपी में है तो ही उनका जीएम निकलेगा। जीएम तो किसी भी 5 नंबर्स का, मतलब n नंबर्स का आप निकाल सकते हो, ये है। अब सर इसमें पॉजिटिव क्यों लिया, जो मैं कहना चाह रहा था, तो जैसे मान लो यार ये नंबर्स 5 है, तो पांचों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर 1/5 है, पावर 1/5 है। 1/5 मतलब 1 बाय ओड पावर में नेगेटिव नंबर भी अलाउड होता है, आपको पता है। लेकिन अगर मान लो 4 नंबर होते, अगर मान लो 4 नंबर होते सपोज, है ना, ये 4 नंबर होते, 4 2 8 8 8 64, तो इनका जीएम आता 64 की पावर 1/4। ठीक, लेकिन अगर यही 4 नंबर की जगह ये 4 नंबर होते मान लो, तो इनका जीएम क्या आएगा, -64 की पावर 1/4। समझ रहे हो। तो क्या पावर 1/4 में अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड होता है, नहीं होता, आउटपुट रियल नहीं आएगा, है ना। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि पावर जब ये 1/2 1/4 1/6 इस तरह होता है, तो इसके अंदर जो है वो 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन जब पावर इस तरह 1/3 1/5 1/7 टाइप का होता है, तो इसके अंदर जो है वो 0 या 0 से छोटा भी चल सकता है। तब ये जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगर यहां x है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहां x है तो वो 0 या 0 से ही बड़ा होना चाहिए। तो बेसिक से जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं ये सब बता ही रखा हूं, लेकिन चलो जो पहली बार आए हैं या जिन्हें नहीं पता वो इस चीज का ध्यान रखें कि x की पावर 1/2 1/4 इवन टाइप है नीचे, तो उनमें पॉजिटिव नंबर ही आएगा, या 0 आएगा और 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर पावर 1/3 1/5 1/7 इस तरह ओड नंबर्स है, तो उनमें नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो जब ये 1/4 है तो अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, और यहां नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो आउटपुट क्या होगा, रियल नहीं होगा। आउटपुट क्या होगा, रियल नहीं होगा। अब 4 नंबर से क्यों, 2 नंबर से समझ लो। अब 2 नंबर से समझ लो, एक नंबर 2 है और एक नंबर मान लो 8 है। अगर इनका जीएम निकालू मैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 8 की पावर 1/2 मतलब √16 मतलब 4 आ गया। लेकिन अगर एक नंबर 2 हो और एक -8 हो, तो उनका जीएम निकालने लगोगे तो √-16 आ जाएगा। अब क्या √16 रियल होगा, नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो कि कभी कभी जब भी पावर इवन आएगी और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा। तो हमेशा डिफाइन करने के लिए, एक सेफ्टी पर्पज के लिए हमने कहा कि फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा, रियल नंबर ही नहीं आएगा तो फिर क्या जीएम, है ना, इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे अपन, तो इसलिए हमने कहा हम ऐसा करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, ताकि ये अंदर वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या आए, पॉजिटिव आए। तो पावर 1/n में इवन हो ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और उसी के लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, चलिए। तो 2 नंबर का जीएम हो गया, n नंबर्स का जीएम हो गया। ये तब था जब नंबर जरूरी नहीं है जीपी में हो सकता है जीपी में हो और हो सकता है जीपी में ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट कि अगर A1 A2 A3 जीपी में हुए, अगर ये जीपी में हुए तो जैसे वहां पे शुरू से और लास्ट से सिमेट्रिकल टर्म्स का एम बराबर होता था, ऐसे यहां पे शुरू से और लास्ट से सिमेट्रिकल टर्म्स का जीएम बराबर होगा। अब जीएम क्यों बराबर होगा, आप खुद देखो, मैंने आज ही आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि पहला और लास्ट का प्रोडक्ट T1 इंटू Tn बराबर होगा। बताया था ना कि A1 इंटू AN बराबर होगा A2 इंटू AN -1 के बराबर होगा, ऐसी A3 इंटू AN -2 के बराबर होगा। बताया था। और आप बता रहे हो कि ये पॉजिटिव नंबर था, है ना।
ऑब्वियसली टर्म्स आर पॉजिटिव, टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे टर्म्स जीरो से बड़े हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और सब बराबर होंगे। और बराबर तो होंगे ही होंगे, बराबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर उनका रूट ले लेंगे तो वो भी तो बराबर होगा, तो वो भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये क्या है, जीएम, ये क्या है, जीएम, ये भी क्या है, जीएम। तो शुरुआत से कोई टर्म ले लो और लास्ट से सिमेट्रिकल पोजीशन की टर्म ले लो, उनका जीएम सेम होता है। तो इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं कि सिर्फ दो टर्म की बात नहीं है। आप मान लो शुरुआत से 3 टर्म ले लो और लास्ट से भी 3 टर्म ले लो, उन 6 का जीएम निकाल लो, वो भी उसी के बराबर आएगा। ऐसे ही शुरुआत से आप कोई 2 टर्म ले लो, मान लो दूसरी और चौथी ले ली, तो लास्ट से भी वही 2 टर्म ले लो, लास्ट से भी दूसरी चौथी, उन 4 टर्म का जीएम निकाल लो, तो चारों का प्रोडक्ट की पावर 1/4, वो सभी जीएम सेम होंगे। सभी नंबर्स का जीएम निकाल लो, वो भी उनके बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, देखो बीच वाले जब आप ऐसे ऐसे पेयर अप कर रहे हो तो पहले और लास्ट के जीएम के बराबर होगा, या आप ये कह सकते हो बीच वाले 2 के जीएम के बराबर होगा। अब बीच वाले 2 टर्म्स तो तब होंगे ना जब टोटल नंबर इवन होंगे, अगर टोटल नंबर इवन होंगे तो बीच वाले 2 टर्म के जीएम के बराबर होगा, अगर टोटल टर्म ओड होंगे तो बीच वाले नंबर के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखा दे रहा हूं कि भैया अगर ये नंबर्स जीपी में हैं, देखो ये तब वैलिड नहीं है जब जीपी में नहीं है, सॉरी जीपी में नहीं है, हाँ जब जैसे नॉर्मल नंबर्स हैं ये जीपी में नहीं है तो उनका जीएम ये है। जैसे 2 नंबर है, अगर मान लो इसी में जैसे मैंने बोला 2 नंबर ए और बी है तो उनका जीएम क्या है, रूट ए बी। 3 नंबर जो है, 3 नंबर है ए बी सी, तो उनका जीएम क्या है, उनका जीएम क्या है, ए बी, ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। 4 नंबर है ए बी सी डी, तो उनका जीएम क्या है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4। लेकिन इनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पहले लास्ट का जो जीएम है और जो बीच वाले का जीएम है वो बराबर होगा, इनका नहीं कह रहा, क्योंकि ये नंबर जीपी में जरूरी नहीं है, नहीं हुए तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन ये जो वैलिड कह रहे हैं हम, ये कब होगा, जब वो नंबर जीपी में हो। तो अगर नंबर जीपी में है, if this are in GP, then GM of terms symmetrically from start and end, starting and ending, starting से और ending से symmetrical terms ले लें अगर, तो उन सब का GM is constant। ठीक है जी, कैसे, मान लो मैंने पहला और लास्ट वाला टर्म ले लिया और उनका जीएम निकालना है, तो वो ये होगा। ऐसे ही मैंने शुरू से तीसरा और लास्ट से तीसरा ले लिया, तो इनका लोअर सबस्क्रिप्ट का सम n+1 होना चाहिए, आपको बताया था। तो इनका जीएम क्या होगा, ये होगा, और वो बराबर होंगे। ऐसे किसी ने कहा मैं तो शुरू के ना 2 टर्म ले रहा हूं, पहला दूसरा, और लास्ट से भी 2 टर्म ले रहा हूं, an और an-1, तो इन चारों का जीएम क्या होगा, इसकी पावर 1/4, वो भी इसके बराबर होगा। ऐसे किसी ने कहा भैया मैं तो शुरू से पहला फिर तीसरा फिर चौथा लूंगा, ऐसी लास्ट से भी पहला मतलब an, तीसरा मतलब an-2, चौथा मतलब an-3, तो इन 6 का जीएम क्या होगा, पावर 1/6। ये सभी जीएम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इनफैक्ट सभी नंबर्स का जीएम ये होगा, उसके भी ये क्या होगा, बराबर होगा। और ये सभी किसके बराबर होंगे, ये बीच वाली 2 टर्म्स के जीएम के बराबर होंगे अगर टोटल टर्म्स इवन हुई। अगर टोटल टर्म्स इवन हुई तो बीच में 2 टर्म्स होंगी। जैसे मान लो टोटल टर्म 10 है तो बीच में कौन सी होगी, 5वीं और 6ठी, क्योंकि 4 इधर 4 इधर, तो n/2 से 5 और अगला। तो अगर n इवन है तो बीच में 2 टर्म होंगी, एक तो होगी n/2, एक तो होगी n/2, और एक होगी n/2 + 1 अगली टर्म। कोई भी नंबर मान लो, जैसे मान लो n 20 है या n छोटे नंबर ले लो n 10 है, तो 10 टर्म में 4 इधर 4 इधर, बीच में 2 होंगी। अगर 5 इधर 5 इधर ले ली तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो 4 इधर 4 इधर, बीच में 2 होंगी। वो 2 कौन सी होंगी, 5वीं 6ठी, जो 4 इधर छोड़ के 5वीं 6ठी फिर 4 उधर छोड़ गई। तो पोजीशन बतानी है, तो 10 से 5वीं कैसे आई, 10/2, तो एक तो वो और एक अगली। तो वैसे ही n अगर इवन है तो एक तो n/2 पोजीशन पे जो टर्म होगी वो, और एक उससे अगली, उन टर्म्स के जीएम के बराबर होगा। और अगर n ही ओड हुए, मान लो n 9 हो गया, n क्या हो गया 9, तो 9 में तो भाई 4 इधर 4 इधर, बीच में एक ही टर्म हुई, तो वो कैसे आएगी। अब 9/2 थोड़ी कर दोगे, 4.5 थोड़ी कोई होता है, तो वो आती है 9 + 1 10/2,
ऐसे करने से 5वीं आ जाएगी। तो वैसे अगर n ओड है तो n+1/2, n+1/2 ये करने से जो टर्म आएगी वो वाली, उसकी पोजीशन ये है, उसकी पोजीशन ये है, और उसी के बराबर होगा इन सब का जीएम। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये भी सेम रिपीटेटिव कंसेप्ट है जैसे कि जैसे हमने एएम में करा था, मतलब एपी में और उसके बाद एएम में जैसे नोट्स बन रहे थे वैसे इसमें। तो देखो वहां पर भी सबसे पहले सिंपल नंबर्स का एएम, यहाँ सिंपल नंबर्स का जीएम। वहां पर अगर एपी में तो जीएम, यहाँ पर जीपी में तो जीएम। वहां पर भी शुरू से लास्ट से सिमेट्रिकल पोजीशन का एएम बराबर होता था, ऐसी बीच वाली टर्म के बराबर होता था। अगर एक है दो है तो उनके एएम के बराबर, वैसे ही जीपी में जीएम में भी यहाँ ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट वहां क्या था, इंसर्शन ऑफ एएम, ऐसे यहां पर इंसर्शन ऑफ जीएम। चलिए आगे चलते हैं। तो इंसर्शन ऑफ जीएम का क्या मतलब होता है कि भैया सबसे पहले तो अगर सिंगल इंसर्शन करते हैं ना, सिंगल इंसर्शन मतलब एक ही नंबर डाल रहे हैं, तो सिंगल इंसर्शन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, मतलब एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, वो बोलेगा बीच में ऐसा क्या नंबर डालें, बीच में ऐसा क्या नंबर डालें सच दैट ये जीपी बनाए, ये एक जीपी बनाए। तो भैया ये तीनों अगर जीपी में है तो ऐसा कब होगा, जी बाय ए बराबर बी बाय जी, तो जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए बी, और जी क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। और ऑब्वियसली वो नंबर्स पॉजिटिव है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो रूट की वजह से उनको डिफाइन करने के लिए हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जी बराबर अंडर रूट ए बी आ गया। तो सर ये तो सिंगल जीएम आ गया, ये तो जीएम आ गया सिंपली, ये तो दो नंबर्स का जीएम आ गया। जीएम क्या था भाई, अभी बताया ना आपको, जीएम क्या था, दो नंबर का जीएम क्या होगा रूट ए बी, तीन नंबर का जीएम क्या होगा ये। तो सिंगल इंसर्शन मतलब जीएम ही होता है। हाँ जी, मतलब अगर दो नंबर्स को देके बोले इनके बीच में एक जीएम इंसर्ट करो, तो इनके बीच में एक जीएम जो होगा वो उन दोनों का जीएम ही होगा, ज्योमेट्रिक मीन है ना, जनरल मैनेजर नहीं होगा। हाँ यहाँ सर होटल में नौकरी कर रहे हैं, हाँ भाई, तो रूट जीएम वही होगा। बेसिकली डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन ये है कि दो नंबर में एक नंबर ऐड कर दिया सच दैट वो तीनों जीपी में हो, तो उससे जो आएगा वो जी रूट ए बी आ जाएगा। और वो क्या है, इट्स नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब बात करते हैं सर अगर एन नंबर ऐड करने हो, अगर एन नंबर, तो अगेन वही केस 2 कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है और उसके बीच में G1 G2 G3 एन नंबर्स एन जीएम्स इंसर्ट करने हैं, तो क्या करें। तो अगेन जैसे एएम में करा था हमने, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इसके बीच में आपने एन नंबर डालने हैं, G1 G2 G3, इस तरह करते करते Gn एन नंबर्स इंसर्ट करने सच दैट ये पूरा जो सीक्वेंस है ये क्या होना चाहिए, जीपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीपी। वहां पे क्या होता था, एपी। तो वहां पे हम क्या करते थे, लास्ट पता है फर्स्ट पता है टोटल टर्म्स पता है, वहां से एन निकाल लेते थे, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे। ऐसे यहां पर एन टर्म्स तो ये हैं, दो ये हैं, तो पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हो गए, n+2 टर्म्स। ठीक, अब लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म बी है, तो लास्ट वाला टर्म कौन सी पोजीशन पे है, n+2th टर्म है। तो फर्स्ट टर्म a इंटू आर की पावर n-1, फॉर्मूला क्या होता है n-1 है ना, यही होता है nth टर्म का, a इंटू आर की पावर n-1, और n होती है उसकी पोजीशन, और इसकी पोजीशन है n+2th टर्म। तो n+2 से ये 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n+1 बराबर b, तो यहां से b बाय a बराबर आ जाएगा r की पावर n+1। अब आप दोनों तरफ पावर 1/n+1 ले लोगे तो r ये आ जाएगा, है ना। तो इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे करें, लास्ट बराबर फर्स्ट इंटू फॉर्मूला लगा के वहां से आर आ गया, आर आ गया तो सब कुछ आ गया, आर आ गया तो सब कुछ आ गया। अब और क्या चाहिए, जीवन देखो, जीवन जीवन है ना, कितना सुंदर जीवन है ना। तो जीवन जीपी का दूसरा टर्म है, और जीपी का दूसरा टर्म क्या होता है, ए आर। क्या होता है, ए आर। G2 जीपी का तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, G3 का ए आर क्यूब। इस तरह से सारे जीएम्स आ जाएंगे। भैया ए तो आपको दिया ही हुआ है, आपको तो सिर्फ आर निकालना है, वो निकाल के यहां डाल दो, जो पूछा है सब आ जाएगा, जो पूछा है सब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है ना, नोट लिख लें, चाहे तो नोट लिख लें कि जिस तरह एपी में हमने एक प्रॉपर्टी थी कि सभी एएम्स का जो सम था, सभी
एएम्स का जो सम था वो आपका n टाइम्स था, वो आपका n टाइम्स था सिंगल एएम। ऐसे ही यहां पर सभी जीएम्स का जो प्रोडक्ट है, सभी जीएम्स का जो प्रोडक्ट है, जितने भी जीएम डाले हैं उन सभी का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल जीएम जो होगा रूट ए बी उसकी पावर n के बराबर होगा, वो उसकी पावर n के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स इक्वल्स टू nth पावर ऑफ सिंगल जीएम, nth पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। अब इसका करने का एक तरीका तो ये है कि आप सारे ये G1 G2 G3 Gn सब निकाल लिए आपने, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो सबकी वैल्यू डालोगे कि G1 क्या है AR, G2 क्या है AR स्क्वायर, G3 क्या है AR क्यूब, Gn क्या है AR की पावर n। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार आएगा a की पावर n, और r की पावर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक जाएगी n तक, और a की पावर n इंटू r की पावर 1 से लेके n तक का ये सम कर रहे हो तो ये एक जीपी है, सॉरी एपी है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा। अब आप देखो इस r की जगह आप वो वैल्यू रख सकते हो b बाई ए वाली जो हमने निकाली है a की पावर n, और r क्या है b बाई ए की पावर 1/n+1 आया था, है ना, यही आया था, आप देख सकते हो ये b बाई ए की पावर 1/n+1। तो यार यहां से इस पूरे की पावर कितनी है n/2 इंटू 1+n, n/2 इंटू 1+n, तो ये 1+n से 1+n कट जाए तो ये क्या आएगा a की पावर n इंटू b की पावर n/2 और नीचे a की पावर n/2। अब ये a की पावर n नीचे a की पावर n/2, तो ये n/2 से n/2 कटेगा तो ऊपर भी बचेगा a की पावर n/2 b की पावर n/2, तो ये आ जाएगा ab की पावर हाफ की पावर n, और ab की पावर हाफ मतलब रूट ab की पावर n, ठीक है। रूट ab क्या होगा सिंगल जीएम, रूट ab क्या होगा सिंगल जीएम की पावर n, ठीक है। और इसको जरूरी नहीं है हमें ऐसे ही करना है, दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कि अभी हमने बोला इससे पहले कि अगर जो टर्म्स सारे जीपी में हो, अगर सारे टर्म्स जीपी में हो तो सिमेट्रिकल टर्म्स का जीएम सेम आता है ना। तो अगर उसी लॉजिक से बात करें, उसी लॉजिक से बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ए G1 G2 G3 और Gn और B ये एक जीपी है, तो इसमें पहला टर्म छोड़ दो और लास्ट टर्म छोड़ दो, तो जो भी टर्म्स आए वो भी तो सिमेट्रिकल है, तो उन सब का जीएम, उन सब का जीएम क्या होगा ये, और वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के जीएम के बराबर ही होगा, रूट ए बी बराबर जी। तो बस दोनों तरफ पावर क्या कर दो n, दोनों तरफ पावर क्या कर दो n, n पावर करोगे ये n से n कट जाएगा, ये g की पावर n आ जाएगा, तो ये सीधा ही प्रूव हो जाएगा, तो ये सीधा ही प्रूव हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, इंटरेस्टिंग है। सेम वही उसी तरह, बस यहां पर जीएम सेम होता है सिमेट्रिकल का, वहां एएम था, वहां सम कांस्टेंट होता था सिमेट्री का, यहां प्रोडक्ट है, ठीक। वहां पर भी सिंगल इंसर्शन सिंगल एएम आता था, यहां पे भी सिंगल इंसर्शन सिंपली जीएम आ रहा है, वहां पे भी एन एएम्स थे, यहां पे भी एन जीएम्स डाल सकते हो। वहां एन एएम का सम बराबर एन इंटू सिंगल एएम आता था, यहां एन जीएम्स का प्रोडक्ट बराबर सिंगल जीएम की पावर एन के बराबर आ रहा है, ठीक। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना, स्ट्रेट एप्लीकेशन। 7 GMs आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 128, एक नंबर 2 है और एक 128 है, इसके बीच में आपने 7 GM डाले, तो G1 G2 G3 G4 इस तरह करते करते मान लो G7 तक और 128, ठीक। तब आपको G4 निकालना है, तो भैया सबसे पहले मैंने क्या बताया, रटना हमने कुछ नहीं है, हमने कहा टोटल टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म 7 और 2 9 हो गए, तो 9 टर्म्स हो गए। अब जीपी में 9th टर्म जो है लास्ट टर्म 128, वो क्या होगा a इंटू आर की पावर 9 - 1, तो मतलब a इंटू आर की पावर 8 होगा। तो 128 बराबर a कितना है 2,
इंटू आर की पावर 8, ये इससे गया 64, तो आर की पावर 8 बराबर 64 मतलब 2 की पावर 6, तो आर कितना आ जाएगा 2 की पावर 6/8, 1/8 लोगे, 2 की पावर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ गया आर, बस अब आपको जैसे G4 चाहिए तो G4 क्या होगा AR4, G3 क्या होगा AR3, है ना, मतलब आपको इसमें वैल्यू रखनी है उठा के, और कुछ नहीं करना। और एक चीज और ध्यान रखिए, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं G4 फोर्थ टर्म है तो एक कम कर देते हैं R3, ऐसा नहीं करना। G4 फिफ्थ टर्म है जीपी का, ए से शुरू हो रही है जीपी, तो जितना उसका G1 G2 नोटेशन है ना उतनी ही आर की पावर आ रही है उसमें, ठीक है ना। अब सातों टर्म्स का प्रोडक्ट G1 से G7, तो सातों का प्रोडक्ट क्या होगा सिंगल एम 7 और सॉरी 2n 128 का सिंगल एम, तो 2 इंटू 128 का रूट, ये सिंगल एम है और उसकी पावर कितना होगा 7n, तो 256 का रूट की होल पावर 7, 256 का रूट क्या होगा 16, 16 की पावर 7, 16 क्या 2 की पावर 4 की पावर 7, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 28 आ जाएगा, 2 की पावर 28 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये वाली। और इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी याद करनी है, मतलब ठीक है प्रॉपर्टी हमें याद है अच्छी बात है, हमने सीधा लगा दी, लेकिन अगर आपने इसका ये एक्सप्लेनेशन समझा तो आप इस चीज को किसी भी एंगल में लगा दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब जिस गरीब आदमी ने वो एंगल ही नहीं समझा कि कैसे प्रूव करा है, ये सिमेट्रिकल वाला, उसको फंडा ही नहीं पता, तो वो क्या करेगा पहले ऐसे करेगा, फिर G1 निकालेगा, G3 निकालेगा, G5 निकालेगा, G7 निकालेगा, फिर उनकी वैल्यू रखेगा, या ए और आर के टर्म्स में खेलेगा, पावर वगैरह क्लब करेगा, मतलब वो इस मेथड से जाएगा, वो इस मेथड से जाएगा, पहले वैल्यूज रखेगा फिर क्लब करेगा फिर सिंप्लीफाई करेगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है, टाइम आपका ज्यादा लगेगा, आप देख भी सकते हो इस मेथड में टाइम लगा और इसमें जल्दी हो गया। वैसे ही अगर आप एक खूबसूरती चीज पहचान लें, इसमें खूबसूरती है क्या, ये शुरू से पहला है, ये लास्ट से पहला है, ये शुरू से तीसरा है, ये लास्ट से तीसरा है, सिमेट्रिकल है। हाँ अगर सिमेट्रिकल ना होते फिर तो मैं भी यही करता, अगर सिमेट्रिकल ना होते फिर तो मैं भी यही करता, लेकिन यहां सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का फायदा उठाओ कि भैया देखो पूरी सीरीज में क्या है ए बी और फिर 7, तो G1 मतलब शुरू से दूसरा टर्म है जीपी का, और G7 लास्ट से दूसरा, ऐसी G3 शुरू से चौथा, G5 लास्ट से चौथा। तो अगर ये सिमेट्रिकल टर्म्स हैं तो इसका मतलब इन चारों का जो GM होगा, इन चारों का जो GM होगा वो शुरू के दो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो GM होगा उसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो GM होगा उसके बराबर होगा, 16 के बराबर। तो बस सीधा आपको तो पावर 4 करनी है, सीधा आपको तो पावर 4 करनी है, आंसर 16 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 4, 2 की पावर 16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप बात समझ में होंगे, सेम टू सेम एपी की तरह चल रहा है, उसी सीक्वेंस में अगर आप दूसरी शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट कह लो, है ना, क्वेश्चन तो है ही, बट इस फंडे को अपन याद भी रखें जो इससे रिजल्ट आएगा। एएम और जीएम दे रखा है दो नंबर्स का, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए जीएम के लिए, ए एंड जी नंबर्स पूछे आपसे। तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले तो क्या थोड़ा दिमाग में आता है कि हम ऐसा करें जी, नंबर्स ऐसा मान लें, ए एंड बी नंबर मान लें, तो उनका एम दे रखा है, मतलब a प्लस बी बाय 2 बराबर a दे रखा है, यहां से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 2a, एंड उनका जीएम रूट ए बी बराबर जी दे रखा है, तो यहां से ए बी बराबर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप एक तरीका तो ये है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, बी को उठा के इसमें रख दो, ए में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ए आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा तरीका ये है कि ए प्लस बी आ गया, अब मैं ए माइनस बी की वैल्यू निकालता हूं, तो ए माइनस बी को ए प्लस बी के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो आइडेंटिटीज के थ्रू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा माइनस 4ab, 2ab माइनस 4ab क्या होगा माइनस 2ab, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि आपको ये सम और ये प्रोडक्ट पता है, तो सम क्या है 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ab 4g स्क्वायर,
अब यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 4a² माइनस 4g², और 4 भी बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट a² माइनस g²। अब देखो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन a माइनस बी में, और आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि यार इनको ऐड कर देंगे तो a आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b आ जाएगा। ठीक, वहां से भी आपके नंबर्स आ जाएंगे। या मेरे को पर्सनली इसमें एक और बेस्ट मेथड ये लगता है कि यार ये सम और प्रोडक्ट देख के तुम्हारी कुछ दिमाग में घंटी नहीं बजती, ये सम और प्रोडक्ट देख के कि ये सम पता हो प्रोडक्ट पता हो तो मैं उससे एक क्वाड्रेटिक नहीं निकाल सकता कि भैया मैं एक क्वाड्रेटिक निकाल लेता हूं ऐसी x² माइनस जिसका सम पता हो। मतलब आपने ये सुना होगा ना कि अगर रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो आप उसकी क्वाड्रेटिक कैसे लिख सकते हो, x² माइनस sx प्लस p बराबर 0, है ना, पढ़ा होगा। तो वैसे ही x² माइनस सम क्या है, a प्लस बी, प्लस प्रोडक्ट क्या है ab, और सम है क्या 2a के बराबर, तो x² माइनस 2ax प्लस प्रोडक्ट क्या है g²। तो ये क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स क्या होंगे a और b, जिसके रूट्स क्या होंगे a और b। तो श्री धराचार्य जी को याद करो और फॉर्मूला लगा दो। तो x बराबर माइनस बी माइनस माइनस प्लस b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहां से 4 और 4 बाहर आएगा, रूट से 4 बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, वो 2 2 2 सब कट जाएगा। तो अल्टीमेटली नंबर्स क्या आ गए, a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको याद कर लो, आपका टाइम बचेगा, अब सीधा यही चिपका सकते हो, आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि am बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर a एंड b 15 है और a एंड b gm उनके बीच में 9 है। मतलब am क्या है, am 15 और gm क्या है 9, नंबर्स पूछे हैं। ये फॉर्मूला लगा दो सीधा, a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। तो 15 प्लस माइनस 225 माइनस 81, और 144 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 12, 27 और 3 आ जाएंगे नंबर, 27 और 3 आ जाएंगे। आप देख भी सकते हो इनका am आएगा 15 और इनका gm आएगा 81 का रूट 9, तो सीधा आप नंबर लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ABC जीपी में है, ठीक है, तो ABC जीपी में है, तो बेसिकली इसको मैं AR ऐसे भी बोल सकता हूं। और क्या बोला है, x, y आर अर्थमेटिक मीन्स AMs बिटवीन AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो x है वो तो इसका AM है और जो y है वो इसका AM है, समझ रहे हो। x इज AM ऑफ A एंड B। AM सिंगल AM एक ही AM होता है, तो बस A प्लस B बाई 2, ये आपका x आ जाएगा। एंड y इज AM ऑफ B एंड C, तो y क्या आ जाएगा B प्लस C बाई 2। अब A B C आपने जीपी में भी रखे हुए हैं, तो आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो A प्लस AR बाई 2, यहां से A इंटू 1 प्लस R बाई 2 बराबर x। एक तो ये रिजल्ट, मतलब एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही y बराबर B की जगह AR और C की जगह AR² बाई 2, तो AR कॉमन आ जाएगा 1 प्लस R बाई 2 बराबर y। एक ही रिजल्ट आ गया। ठीक, नाउ आपको ये सब प्रूव करना है तो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में 1/x प्लस 1/y पूछा है, क्या होगा, तो 1/x, x की वैल्यू यहां से निकाल लो,
a टाइम्स 1 प्लस आर बाय 2, तो x की जगह a टाइम्स 1 प्लस आर बाय 2 और y की जगह ये वैल्यू डाल दो, ए आर 1 प्लस आर बाय 2, ए आर 1 प्लस आर बाय 2। अब इसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लोगे तो आपको दिख रहा है ए 1 प्लस आर और आर, मतलब ए आर 1 प्लस आर। अब आप इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो आर आएगा, आर मल्टीप्लाई होगा 2 से 2r, और इधर ये पूरा ही आ गया तो 1, 1 इंटू 2 2, 2 कॉमन आ जाएगा, आर प्लस 1, ए आर 1 प्लस आर, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट जाएगा, 2 अपॉन ए आर आ गया, और ए आर क्या है बी, ए आर क्या है बी, 2 बाय बी आ जाएगा, 2 बाय बी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए वैसे ही सेकंड पार्ट में आप ट्राई कर लो, सेकंड पार्ट भी वैसे ही कुछ नहीं है, a बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स तो ये लिखा ही हुआ है, इसको a से और मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू 2 अपॉन a 1 प्लस आर, फिर लिखा है c बाय वाई, तो c बाय वाई, 1 बाय वाई तो ये लिखा ही हुआ है, इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, 2c अपॉन ए आर 1 प्लस आर। अब देखो c बेसिकली क्या है ए आर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू ए आर स्क्वायर डाल दी है मैंने c की जगह। अब ये ए आर, ये a से r कट गया तो आ गया 2r अपॉन 1 प्लस आर, यहां पे भी a से a कट गया 2 अपॉन 1 प्लस आर, 2 अपॉन 1 प्लस आर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर का चौपड़ा साफ हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। हाँ जी, यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी से रिलेटेड या जीएम से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर ली है, तो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे, थैंक यू।